हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 8वां चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए और आप समझ सकें कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं वे किस प्रकार आपको लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ें और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को अवश्य पढ़ लें बच्चों। यहाँ पर आपको इस पाठ से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी और वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं आप, और चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से, ताकि आपको जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रश्नों के उत्तर जो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन्हें अच्छे से याद करें। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि पुराने राज्यों और नए राज्यों में क्या अंतर था, किस प्रकार से नए राज्यों का गठन हुआ और किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एक बार पाठ को अवश्य पढ़ लें बच्चों। देख रहे ना आप, ये है आपका पूरा पाठ। जैसे देख सकते हैं, राजपूतों की वतन जागीरें, और इसी प्रकार से कई सारी हेडिंग्स यहाँ पर हुई हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। आज़ादी हासिल करना और सिखों के बारे में, और उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हैं। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न दिखाई जाएंगे और साथ ही साथ उनके उत्तर भी। तो आप ध्यान रखना बच्चों, उत्तरों को आप अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उन्हें याद भी करेंगे, तो आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये है, फिर से याद करें। देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रश्न जो यहाँ पर शुरू होते हैं, निम्नलिखित में मेल बिठाएं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बताएं सही या गलत, और फिर आइए विचार करें। ये सारे के सारे आपके प्रश्न हैं इस पाठ में। आप देख सकते हैं पाठ के अंत में अपनी पाठ्य पुस्तक में भी, और हम आपको बताने वाले हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर। तो लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ और जानते रहें अपने सारे इन प्रश्नों के उत्तर। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। आज का आपका पाठ है 18वीं शताब्दी में रहे नए राजनीतिक गठन, और हम बता रहे हैं आपको अभ्यास प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सबसे पहले पाठ के आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तर। आंतरिक प्रश्न समझते ना आप, पाठ के बीच बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी। आप देख सकते हैं पाठ के बीच में 139 नंबर यानी कि 139 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं, ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और संत नामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्षिण में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मराठों ने औरंगजेब को काफ़ी लंबे समय तक चुनौती दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर, और दूसरे प्रश्न में पूछा है, अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे। एक बार फिर से पढ़ें। अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे। और ये प्रश्न मिलेगा आपको 144 यानी कि 144 नंबर पेज पर। आप ध्यान दें बच्चों, और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे, दीवान ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कर वसूल करता था। राज्य के आय का मुख्य स्रोत राजस्व व्यवस्था ही था, इसलिए मुगल सूबेदार अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए दीवान के कार्यालय पर ही नियंत्रण जमाना चाहते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न है आपके लिए, और तीसरे प्रश्न में पूछा है, खालसा से क्या अभिप्राय है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है अपने पाठ्य पुस्तक के आंतरिक भाग में, यानी कि अपने पाठ के अंदर आप देखें
इसी पाठ के अंदर आपको 148 यानी 148 नंबर पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा, खालसा से क्या अभिप्राय है। उत्तर लिखेंगे, खालसा का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। विक्रम संवत 1756 ईस्वी में वैशाख के प्रथम दिन आनंदपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और खालसा पंथ का गठन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये प्रश्न जो है आंतरिक प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता रहे हैं। तो पाठ जैसे आपने पढ़ लिया होगा, पाठ के अंत में आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं वहाँ पर, और सबसे पहले आपको मिलेगा फिर से याद करें। आप पाठ के अंत में देखें, वहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगा फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है निम्नलिखित में मेल बिठाएं, और किन में मेल बिठाना आपने, इनमें। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके लिए सूबेदार, उसके आगे लिखा है एक राजस्व कृषक, फौजदार, उच्च अभिजात, इजारादार, प्रांतीय सूबेदार, मिस्र यानी मराठा कृषक योद्धा, चौथ एक मुगल सैन्य कमांडर, कुनबी सिख योद्धाओं का समूह। और यहाँ पर क्या करना है आपने, उम्र है यहाँ पर मराठों द्वारा लगाया गया कर। तो ये आपका क्या था, ये आपका प्रश्न था बच्चों, ध्यान दें आप। इनमें आपने मेल बिठाना है, कैसे करके मेल बिठाना है। तो सही मेल क्या होगा, चलिए उत्तर में जान लेते हैं। ये है आपका उत्तर, और इस प्रकार से लिखें आप। सूबेदार के आगे लिखेंगे प्रांतीय, फौजदार के आगे एक मुगल सेना कमांडर, इजारादार के आगे लिखेंगे एक राजस्व कृषक, और मिस्र के आगे लिखेंगे आप, मिस्र देख रहे हैं ना, सिख योद्धाओं का समूह, चौथ के आगे मराठों द्वारा लगाया गया कर, कुनबी के आगे मराठा कृषक योद्धा, उमरा के आगे कुछ अभिजात। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न है, और इसका उत्तर आप इस यहाँ पर से देख के लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों, और दूसरे प्रश्न में आपके लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपने यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखे हैं इनको भरना है आपने, देख सकते हैं आप यहाँ पर रिक्त स्थान। और यहाँ पर जो है कै, ख, ग, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रश्न है आपके लिए, और सभी के अंतर्गत रिक्त स्थान है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, उत्तर में देख सकते हैं। पहले में लिखेंगे आप दक्कन, ख में लिखेंगे साम्राज्य, ग में लिखेंगे 18वीं शताब्दी, और घ में शहादत खां। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं यहाँ पर, इन रिक्त स्थानों के अंतर्गत क, ख, ग, घ, इनमें ये सब आप जो है भर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न बच्चों, बताएं सही है या गलत। जो यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी हैं क, ख, ग, घ, ये सब की सब सही है या गलत है, ये सब आपको बताना है। तो जैसे सबसे पहले देख सकते हैं क में नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, ये सही या गलत है। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था, सही है गलत है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, सही है या गलत है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। तो यहाँ पर ये जो है सही है या गलत है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क में लिखेंगे गलत, ख में गलत, ग में सही और घ में सही। यानी कि यहाँ पर जो है दो आगे के गलत हैं और पीछे के दो सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सही है और ख भी सही है और ग वाला गलत है और घ वाला भी गलत है। तो इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों आगे, चौथा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4 में सादत खान के पास कौन कौन से पद थे। तो कौन कौन से पद थे, उत्तर में लिखेंगे आप सादत खान के पास निम्नलिखित पद थे। और कौन कौन से पद थे, ये 3 पद थे यहाँ पर, सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे आप सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। इसके बाद आइए विचार करें में अगला प्रश्न है 5वां, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे बंगाल, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। और कारण लिखेंगे आप इस तरह से पॉइंटों में। नंबर 1, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे राजस्व के पुनर्निर्माण के लिए। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पॉइंट बनाकर लिखें बच्चों और अच्छे से लिखें, थोड़ा हेडिंग डाल लेंगे तो और बढ़िया। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, छठा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। आप ध्यान दें यहाँ पर
कि उत्तर में किस प्रकार से लिखेंगे। छठा प्रश्न था ये, और इसमें पूछा है 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। ध्यान दें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और उत्तर में लिखेंगे आप 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खालसा। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और एक छठा प्रश्न आप अच्छे से पढ़ें और इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न है, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। उत्तर में लिखेंगे मराठा शासक निम्न कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और पॉइंट बना के लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकें। नंबर 2, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए। और नंबर 3, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 7वां प्रश्न था जैसे मैंने आपको बताया, और इसके आप पॉइंटों में उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 8वां प्रश्न है, आसफ जहाँ ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई। उत्तर में लिखेंगे आप आसफ जहाँ द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियाँ। इसे आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। हेडिंग बनाएं और फिर पॉइंटों में लिखें। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। इसके बाद तीसरा लिखेंगे आप पॉइंट, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। तो इस प्रकार से आपका ये 8वां प्रश्न है और उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है बच्चों, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि जो 18वीं सदी थी, 18वीं सदी में महाजन और बैंकर निम्न तरीके से राज्य को प्रभावित करते थे। फिर पॉइंटों में लिखेंगे आप 1, 2, 3 करके। पहला पॉइंट लिखेंगे, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 9वां प्रश्न है। इसका उत्तर आप जो है पॉइंट बना के लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपका, क्या अध्याय में उल्लेखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे? यदि हाँ, तो आपके विचार से 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था? समझ गए ना आप? ये था आपका प्रश्न। उत्तर में क्या करेंगे आप? इसके बारे में तुलना करेंगे आप बच्चों, और अपने आप जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी का जनजीवन था और 21वीं शताब्दी जो आपके सामने है इस टाइम, उसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो इसका उत्तर आप स्वयं से लिखें। इसके बाद करके देखें यहाँ पर जो है एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आपको स्वयं देना होगा। 11वां प्रश्न है, अवध, बंगाल और हैदराबाद में से किसी एक की वास्तुकला और नए क्षेत्रीय दरबारों के साथ जुड़ी संस्कृति के बारे में कुछ पता लगाएं। तो आप ये नेट से भी पता लगा सकते हैं, चाहे तो आप अपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें अंतर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आपके खुद के करने के लिए। 12वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है, राजपूतों, जाटों, सिखों और मराठों में से किसी एक समूह के शासकों के बारे में कुछ और कहानियों का पता लगाएं। ठीक है, तो ये भी आपको खुद लगाना होगा और इसका उत्तर आप स्वयं से दे सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं।
आप लगातार देखते रहें वीडियो और इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ, जानते रहें अपने सारे प्रश्नों के जवाब। आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें आने वाली वीडियो। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।